नमस्ते दोस्तों। आज हम निम्मी आधारित डीसी मशीन के शॉर्ट प्रश्नोत्तरी यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी करेंगे। पेपर आपका सर पे आ गया है। नवंबर 2020 लास्ट वीक में आपके पेपर होने को अभी तक जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके हिसाब से है। तो अपने सोच रहे हैं कि क्यों आपको अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों से अवगत करा दिया जाए जो कि निम्मी आधारित है। जैसे अपने डरते हैं कि निम्मी क्या है, एक्चुअली निम्मी एक नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट चेन्नई, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ये वहाँ की एक संस्था है जो कि अपने सिलेबस को तैयार किया है इसने और उसकी पढ़ाई करवाती है। यह बुक इंग्लिश में है और उसको शुद्ध हिंदी में रूपांतरित किया गया है, जिस कारण से हमें डर लगता है। शुद्ध हिंदी एक्चुअली कोई बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, ठीक है ना। तो वो उस हिंदी के कारण ही लोगों को डर लगता है, बाकी इसमें और अन्य कोई बात नहीं है। बिल्कुल निम्मी आधारित यानी कि आपकी जो अरिहंत वाली बुक है या अन्य बुक हैं जो कि निम्मी आधारित ही है, अर्थात उन्हीं के पाठ्यक्रमानुसार ही सभी की सभी किताबें लाई गई है, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं हिंदी भाषियों के लिए, वो हिंदी थोड़ी अपने आम बोलचाल की भाषा के अलावा वो थोड़ी टफ होती है, यानी क्लिष्ट होती है, यानी कि शुद्ध हिंदी में होता है जो कि सब पकड़े नहीं जाते अपने द्वारा। और कोई बात नहीं, बाकी अपने समझ में आना चाहिए। आपका क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसको अगर दिमाग से पढ़े ढंग से, तो वो अगर अच्छी तरीके से आ जाता है समझ में, तो आपका उत्तर आसानी से मिल जाता है। जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को अपने देखते हैं तो इनका उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। प्रश्न ये है कि प्रक्रिया जिसमें डीसी जनित्र में ईएमएफ प्रेरित होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन सुनिए। प्रक्रिया जिसमें डीसी जनित्र में ईएमएफ प्रेरित होता है, इसके आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो स्थिर है, गतिज है, रासायनिक है, ऊष्मीय है। रासायनिक और ऊष्मीय होता नहीं है जनित्र में, स्थिर और गतिज होता है। स्थिर होता नहीं उसमें कोई भाग, वो घूर्णीय ही भाग होता है, तो उसमें गतिज हो गया, तो इसलिए अपना उत्तर आ जाएगा यहाँ पे गतिज, ठीक है। यानी कि प्रक्रिया जिनमें डीसी जनित्र में ईएमएफ प्रेरित होता है उसे गतिज कहते हैं। सरल, बिल्कुल। गतिज रूप में प्रेरित ईएमएफ मूलतः किस प्रकृति का होता है। गतिज प्रेरित ईएमएफ जो एक जनित्र के अंदर गतिज प्रेरित ईएमएफ पैदा होता है वो किस मूल रूप में पैदा होता है। तो अपने जानते हैं कि जब एक सरल जनित्र की अपने संकल्पना करते हैं तो उसमें जो प्रेरित ईएमएफ पैदा होता है वो एसी प्रकृति का होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है एसी, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोलन धारा या स्पंदी धारा। तो स्पंदी धारा है नहीं, दोलन धारा है नहीं। डीसी हम कम्यूटेटर लगाने के बाद में लेते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर जब हम लगाते हैं तब वो डीसी बनती है, उससे पहले वो एसी प्रकृति की होती है, तो वो एसी हो जाएगा आपका उत्तर। डीसी जनित्र के सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बहुत ही अपने 8वीं 9वीं से ही पढ़ते आते हैं साइंस में कि डीसी जनित्र जो है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसमें अन्योन्य प्रेरण भी दिया गया है, लेंज का नियम भी दिया गया है, ठीक है। विद्युत अपघटन का नियम दिया गया है, विद्युत अपघटन का नियम इसमें नहीं है। और अन्योन्य प्रेरण यानी कि सह प्रेरण का भी नियम इसमें नहीं है जो कि ट्रांसफार्मर में लागू होता है। और लेंज का नियम वो नहीं है, लेंज का नियम उसका विरोध करता है जैसे बैक ईएमएफ और बनाने के लिए जिसके द्वारा वो पैदा होता है, तो वो भी नहीं है। यहाँ पे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसको पहचानने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है वो अपने उसमें करंट फ्लो की दिशा को पहचानने के लिए अपने यूज किया जाता है, ठीक है ना। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जनित्र में करंट के बहने की दिशा को या उसके घूमने की दिशा को जानने के लिए उपयोगित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है आपका, विद्युत के उत्पादन में गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ के अनुप्रयोगों में स्थिर रूप से प्रेरित ईएमएफ की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके सरलता से उत्पादन किया जा सकता है, या इसे ट्रांसफार्मर के द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है, या जनित्र का मूल्य बहुत कम है, या यह सस्ता तथा उत्तम है क्योंकि इसमें कोई गतिशील भाग नहीं है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो अपने गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ के अनुप्रयोग में स्थिर रूप से प्रेरित ईएमएफ की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि स्थिर रूप से यानी ट्रांसफार्मर की अपेक्षा जो
जनित्र है वो अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें हम कोई भी मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि प्राइम मूवर के द्वारा घुमा करके अल्टरनेटर को हम आसानी के साथ में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्राइम मूवर हो सकता है, ठीक है, जैसे उत्पादन केंद्रों पर भी प्राइम मूवर लगे होते हैं, वो सारे के सारे प्राइम मूवर क्या करते हैं, उसको जनित्र को घुमाते हैं और जिसके कारण से वो जनित्र घूमता है और ईएमएफ पैदा हो जाता है। जबकि ट्रांसफार्मर में हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, पहले से मिली हुई ऊर्जा को देनी पड़ेगी, तब सेकेंडरी में जब होती है उसमें आउटपुट निकलेगी। तो उसमें और इसमें यही फर्क है, इसको किसी भी प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया और तुरंत वहीं से उत्पादन कर लिया। इसलिए चालक में ईएमएफ प्रेरित करने के लिए यह वांछनीय है कि स्पंदी चुंबकीय फ्लक्स तथा चल चालक हो, या तो चालक या चुंबकीय फ्लक्स में सापेक्ष गति हो, या दोनों चालक तथा चुंबकीय फ्लक्स शून्य अपेक्षित गति में हो, या स्थिर चुंबकीय फ्लक्स तथा नियत चालक हो। ये पूछ रहा है चालक के लिए कि ईएमएफ प्रेरित करने के लिए क्या जरूरी है, या तो चालक गति करे या चुंबकीय क्षेत्र गति करे। ठीक है, अपन जब जनरेटर की या जनित्र की संकल्पना करते हैं तो उसमें चालक या चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से किसी एक को घूमना होता है। जैसे स्थिर आर्मेचर भी हो सकता है और चल आर्मेचर भी हो सकता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है और घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। दोनों अवस्था में, चाहे इधर से कहें चाहे उधर से कहें, प्रत्येक दशा में हमें चालक या चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से किसी एक को घुमाना है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, दोनों में से कोई एक घूमेगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स अगर घूम रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स घूम करके चालक को छेदित करेगा, या फिर अपने चुंबक स्थिर है तो अपने उस चालक को घुमाएंगे प्राइम मूवर से। तो दोनों में से किसी एक को घुमाएंगे तो उसी दशा में अपने विद्युत का उत्पादन होगा। जब तक कि चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं चालक को नहीं छेदित करेगी, नहीं काटेगी, तब तक उसमें कोई विद्युत उत्पादन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसमें से दोनों में से किसी न किसी में एक अपेक्षित गति चाहिए होती है, वो जरूरी है। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत जो जनित्र को चलाता है का सामान्य नाम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मुख्य गति उत्पादक। ठीक है, इसमें दिया गया है ट्रेलर, चालक, युग्मक और मुख्य गति उत्पादक। तो यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत जो जनित्र को चलाता है, यानी मैकेनिकल पावर वो जो जनित्र को चलाती है, उसे क्या कहते हैं? तो हम अभी बात किए थे, जैसे प्राइम मूवर कहा जाता है, मुख्य गति उत्पादक। मुख्य गति उत्पादक यानी उस जनरेटर को चलाने के लिए एक हमें, चाहे वो डीजल का हो, चाहे विद्युत का हो, चाहे वो वाटर टरबाइन का हो, चाहे वो स्टीम टरबाइन हो, किसी भी तरीके से हम उस पे मुख्य गति उत्पादक लगाएंगे तभी वो घूमेगा, और उस दशा में जब वो घूमेगा तो चुंबकीय बल रेखा उसे छेदित करेगी, काटेगी, जिसके कारण से वो अपना विद्युत उत्पादन करेगा। अगला प्रश्न है, जब कभी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चालक गति करता है तो किसके कारण चालक में विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है? यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसमें ऑप्शन दिया गया है संग्रहिता, प्रतिष्ठंभ, प्रेरण और उत्पादन। यानी इसमें अपने कहा गया है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चालक गति करता है तो किसके कारण चालक में विद्युत विभवांतर उत्पादित होता है? यह प्रेरण के कारण होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, इसमें प्रेरण दिया गया है ऑप्शन, तो प्रेरण के कारण होता है। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न है, जब चालक स्थिर हो तो गतिज रूप में ईएमएफ प्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है, यानी कि चालक स्थिर है तो गतिज रूप में प्रेरित ईएमएफ पैदा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, चालक के चारों ओर अधिक फ्लक्स हो, चालक मोटा हो, लंबा योग तथा चुंबकीय क्षेत्र हो, या चालक पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र हो। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि चालक के ऊपर अपने अधिक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तब उस दशा में इस चालक में क्या होगा, अधिक से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। अच्छा, फ्लेमिंग के दाएं नियम के अनुसार अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है? जैसे ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा अंगुली है। ये मध्यमा, ये तर्जनी, ये अंगूठा। तो इनमें अगर अपने देखेंगे तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी परस्पर एक दूसरे के साथ में ये परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि भाई ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चल रहे हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है अपना कि जब कभी एकल पास यानी एकल तार की कुंडली, लूप जिसे कहते हैं, जब कभी एकल पास चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चलता है तो पास में विद्युतीय विभवांतर के अभिलक्षण होंगे। यानी कि जब किसी एकल पास चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चलता है, अब यह कह रहा है कि एकल तार की कुंडली बनाई गई है और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य उसे घुमाया जा रहा है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में घूमने से उस तार के अंदर, उस कुंडली के अंदर किस प्रकार की धारा उत्पादित होगी। तो इसमें लिखा गया है दिश धारा, स्पंदी धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दोलन धारा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं किसी जनित्र में उत्पादित जो विद्युत धारा होती है वो किस प्रकृति की होती है, प्रत्यावर्ती प्रकृति की है। तो इसमें एकल पास जोड़ दिया गया, जनित्र की जगह एकल पास कर दिया गया, उसकी प्रकृति कैसी होगी, बिल्कुल प्रत्यावर्ती, यानी कि अल्टरनेटिव टाइप की ही होगी। ठीक है ना। अच्छा, विभक्त रिंगों के लिए उपयोग या पदार्थ क्या होता है, यानी जो हम उसमें स्प्लिट रिंग लगा रहे हैं, स्प्लिट रिंग का मतलब होता है कम्यूटेटर जिसे कह सकते हैं अपने, उन रिंगों में जो पदार्थ उपयोग किया जाता है वह पदार्थ कौन सा होता है। तो हमें मालूम है कोर खींचा तांबा होता है या तांबा, ठीक है, कॉपर का बना होता है। स्लिप रिंग, ये कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग जो होता है यह कोर खींचे तांबे का बना होता है। ठीक है, तो आपका तांबा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन। यदि जनित्र के घूमते हुए आर्मेचर चालक में सर्पिल वलय यानी स्लिप रिंग जुड़े हों तो निर्गम होगा। यहाँ पे सर्पिल वलय और स्प्लिट रिंग, स्प्लिट का मतलब होता है जैसे ये एक सर्पिल वलय है, सर्पिल वलय, और ये पूछ रहा है स्प्लिट यानी कि इसको दो बराबर भागों में या अधिक भागों में कर दिया जाए। ये जैसे हमने इसको कर दिया तो ये हो जाएगा स्प्लिट रिंग, यानी कि एक को दो बराबर भागों में, एक को दो भागों में बांट दिया गया। अब इसमें क्या करते हैं, इससे जो प्राप्त डीसी होती है वो जो होती है पूरी अपने मान की नहीं होती, अपने सही एक जो हमें नियत मान चाहिए होता है उस तरह से नहीं होती, ये भी घटते बढ़ते स्वभाव की होती है। ठीक है ना, पल्सेटिंग टाइप की होती है। तो इसलिए अपने इसी स्प्लिट रिंग को क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से अगर हम कट कर दें, ये छोटे छोटे खंडों में विभक्त होगी, तो ये सारे खंड होते हैं जो स्प्लिट रिंग यानी कि कम्यूटेटर में आ जाते हैं, कम्यूटेटर। और इनके बीच में एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के मध्य में माइका यानी अभ्रक भर दी जाती है ताकि ये एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। जब इस पे कार्बन ब्रशेस को चलाते हैं, मतलब कार्बन ब्रशेस यहाँ पे स्थिर कर दिया और ये जब घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो कार्बन ब्रशेस धीरे धीरे घिस करके इन सेगमेंटों में फंस जाते हैं, जिससे कि कार्बन चालक तो है, तो इससे और इससे दोनों से कंटिन्यूटी बना लेता है, जिसके कारण से वो शॉर्ट करने लगता है। तो अपने कहते हैं उस समय क्या करना चाहिए, इसकी सफाई करनी चाहिए, इनके मध्य में जो कार्बन के कण फटे पड़े हैं उन्हें साफ कर देना चाहिए।